इस बार बात हो रही है एक ऐसे इंसान की जिसके टुकड़े दो कार्टून बॉक्सेस में आधे आधे मिले और ऐसे हालत में मिले कि ऑटोप्सी करने वाले एक्सपर्ट तक कांप गए। उन्होंने कहा ऐसे कसाई भी नहीं काटते। सेतियाबुदी 13 केस आज भी इंडोनेशिया के इतिहास का सबसे ब्रूटल मर्डर केस माना जाता है और ये नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक डर का माहौल बन जाता है। जो कुछ हुआ उसने इंडोनेशिया को हिला कर रख दिया। 1981 में न सोशल मीडिया था और न वायरल न्यूज का क्रेज, तब भी ये केस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। और सबसे हैरत की बात, जिसने ये सब किया वो इतना शार्प माइंडेड था जिसे पुलिस आज तक ढूंढ नहीं पाई और ये केस बन गई एक ऐसी मिस्ट्री जो कभी सुलझ ही नहीं सकी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए मुद्दे पर आते हैं और चलते हैं उस रात की तरफ जिस रात इंसानियत अपनी सबसे डरावनी सूरत में सामने आई थी। तो तारीख है 23 नवंबर 1981 और जगह है सेतियाबुदी साउथ जकार्ता। पीटी गरुड़ा मोटर्स के दो सिक्योरिटी गार्ड्स जब जलन जनरल सुधीरमान रोड साइड वॉक पर टहलने निकलते हैं। वैसे तो दोनों गार्ड्स अपनी शिफ्ट से पहले रोज सुबह टहलने निकला करते थे, पर एक दिन सुबह उन्होंने टहलने के दौरान कुछ अजीब सा नोटिस किया। रोड के साइड फुटपाथ पर दो बॉक्सेस पड़े हुए थे और उन बॉक्सेस से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी और उन बॉक्सेस के चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थी, जिसकी वजह से उन सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान उन बॉक्सेस की ओर चला जाता है। दोनों गार्ड्स तुरंत ही अनआइडेंटिफाइड कार्टून बॉक्सेस मिलने की इंफॉर्मेशन ट्रैफिक पुलिस को दे देते हैं, जो पास में ही ट्रैफिक कंट्रोलिंग कर रहे थे। पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो उन दोनों गार्ड्स की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। दोनों गार्ड्स अपनी शिफ्ट के लिए लेट हो रहे थे और उन्होंने सोचा कोई जानवर मर गया होगा जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही होगी, और ये सोचकर वो दोनों गार्ड्स भी अपनी ड्यूटी करने चले गए और दोनों बॉक्सेस सड़क के किनारे तब तक पड़े रहे जब तक दो पेमुलुंग मीन्स बेघर कचरा चुनने वाले उन बॉक्सेस के पास नहीं गए। उन दोनों ने सोचा इन बॉक्सेस में अच्छा खासा कचरा मिल जाएगा जिसे ये बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगे। लेकिन जब पहला बॉक्स खुलता है तो उनके एक्सपेक्टेशंस नाइटमेयर में बदल जाते हैं और फिर उन्हें समझ में आ गया कि इन बॉक्सेस में कचरा नहीं कुछ और है। फिर भी उन्होंने लालच में बॉक्सेस खोले और पहला बॉक्स जैसे ही खुलता है उस बॉक्स में 13 हड्डियां और एक सर मिलता है। ये बात पूरे इंडोनेशिया में बहुत तेजी से फैल गई और इस केस को इंडोनेशिया का सबसे ब्रूटल और मिस्टीरियस मर्डर केस कहा जाने लगा, क्योंकि कातिल तो आज तक नहीं मिला। धीरे धीरे काफी ज्यादा भीड़ भी जुटने लगी और बहुत जल्द ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी आ गई। ये टीम स्पेशली इस मर्डर केस के लिए अरेंज की गई थी, जिसमें एक जाने माने मशहूर फॉरेंसिक एक्सपर्ट मुनीम इदरिस भी शामिल थे, जिन्हें मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था और डर इन्हें लगता ही नहीं था। लेकिन इस मर्डर केस ने इनके पैरों तले जमीन खिसका दी। अब बारी आती है दोनों बॉक्सेस के इन्वेस्टिगेशन करने की, और जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहला बॉक्स देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। पहले बॉक्स से 13 टुकड़े इंसानी हड्डियों के और एक कटा हुआ सर मिला। एक्सपर्ट्स ने देखा हड्डियों से मांस को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है, जैसे कसाई बकरे के हड्डियों के साथ करते हैं, लेकिन कटा हुआ सर पहचानने लायक बचा हुआ था और 13 हड्डियां मिलने की वजह से ही इस केस को सेतियाबुदी 13 केस कहा जाने लगा। और ये मर्डर केस इंडोनेशिया की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है, जहां कातिल का पता ही नहीं लग पाया, जो कि एक हैवान के ब्रूटैलिटी को दर्शाता है, क्योंकि अभी दूसरा बॉक्स खुलना बाकी था। और जब दूसरा बॉक्स खुलता है तो पहले बॉक्स में जिस हड्डियों से मांस को अलग कर दिया गया था वो सारे मांस इस बॉक्स में थे और कुल मिलाकर 180 टुकड़े इंसानी मांस के थे, इंक्लूडिंग इंटरनल ऑर्गन्स। लेकिन बॉडी की कुछ निशानियां जैसे फिंगरप्रिंट्स, पैर के तलवे और सर के कुछ हिस्से नहीं हटाए गए थे, जबकि एनस, ब्लैडर और पैनक्रीज जैसे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स उस बॉक्सेस में थी ही नहीं। अब सारे बॉडी पार्ट्स और बचे कुछ हिस्सों को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। करीब 2 घंटे तक बॉडी की ऑटोप्सी हुई और जो रिपोर्ट सामने आती है वो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से भी ज्यादा भयानक थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मुनीम इदरिस ने बॉडी की ऑटोप्सी करने के बाद बहुत ही डिप्रेस्ड होकर कहा कि इस ऑटोप्सी में उन्होंने उनके जिंदगी का सबसे ब्रूटल कटा हुआ बॉडी देखा है, और बॉडी नहीं सिर्फ मांस के टुकड़े, और ऐसी मौत कोई इंसानी भेष में हैवान ही दे सकता है और इसे आम भाषा में साइकोपैथ बोलते हैं। इदरीस ने कहा ये केस उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा और ये केस उन्हें मेंटली अफेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि अगला ट्विस्ट अब आने वाला है। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम को सिस्टमैटिकली तरीके से मारा गया है और जैसे कसाई बकरे को काट कर मांस अलग करते हैं वैसे ही विक्टिम की बॉडी के साथ भी किया गया था।
विक्टिम की उम्र 18 से 21 साल, हाइट 165 सेंटीमीटर, बॉडी मजबूत और ओवरवेट बताई गई। और ये साफ तौर पर एज यू नो बहुत ही भयानक मर्डर था। साथ ही साथ विक्टिम को फिमोसिस नाम की बीमारी थी। फिमोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेनिस की फोरस्किन टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द और हाइजीन मेंटेन करने में दिक्कत होती है। बॉडी मिलने से लगभग उसे 1 या 2 दिन पहले ही अलग अलग हिस्सों में कर दिया गया था। विक्टिम के सीने और पेट पर किसी धारदार चाकू से वार करके उसे पहले मार दिया गया था, जिसके निशान छाती, पीठ और पेट पर साफ दिख रहे थे। मर्डर होने के बाद 24 घंटे के भी कम समय में विक्टिम की बॉडी को किसी पानी वाले जगह में रखा गया, या फिर कुछ पार्ट्स को ही पानी में रखा गया, क्योंकि झुर्रियों के निशान विक्टिम के उंगलियों पर साफ दिख रहे थे। और हड्डियों से मांस निकालकर उसे साफ से धोया गया और मांस के टुकड़ों को इतनी सफाई से धोया गया कि उसमें 1% भी खून का कतरा नहीं मिला। और इससे ये पता चलता है कि ये सारी एक्टिविटी किसी बाथरूम में या फिर किसी पानी वाली जगह पर की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मर्डर और इस बॉडी के हिस्से 21 नवंबर से 22 नवंबर की सुबह के बीच की गई है। और अब आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। इंडोनेशियन पुलिस ऑटोप्सी रिपोर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू करती है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के दौरान बहुत सारे लोग इस उम्मीद में आए, जिन्होंने ये दावा किया कि ये शायद से उनके फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव की बॉडी हो सकती है, जो बहुत दिनों से लापता है और वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जितने भी लोगों से स्टेटमेंट लिए, उनमें से किसी एक का भी स्टेटमेंट इस बॉडी से मैच नहीं हो रहा था। और शायद से हो सकता है विक्टिम अनाथ हो, जिसका कोई था ही नहीं, या फिर उसके अपनों ने ही उसे खत्म कर दिया हो। तो क्या ये किसी पर्सनल बदले का नतीजा है? क्या उसकी मौत एक सोची समझी साजिश थी, या फिर वो ऐसे राज का हिस्सा बन गया जिसका पता चलता तो बहुत कुछ खुलकर सामने आता? आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस 27 नवंबर 1981 तक चला। उसके बाद ना चाहते हुए भी केस को क्लोज कर दिया गया और बॉडी को साउथ जकार्ता के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस केस में इंडोनेशिया पुलिस की हार हुई, क्योंकि बहुत सारे सुराग होने के बावजूद, जैसे फिंगरप्रिंट्स और चेहरा पहचानने लायक होने के बाद भी, इंडोनेशियन पुलिस विक्टिम की पहचान नहीं कर पाई, और ना ही उस दरिंदे की। आखिर कौन था वो शख्स जिसने इतनी बुरी तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया और पूरे इंडोनेशिया के लिए एक नाइटमेयर बना दिया, जो आज भी शायद इंडोनेशिया के सड़कों पर बेखौफ घूम रहा होगा। Until now, this case remains unsolved.